हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे यूनिट थर्ड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस यूनिट थर्ड में चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये क्लास 11th है, क्लास 11th की बायोलॉजी है और इसमें हम लोग देखेंगे कि चैप्टर नंबर 8 के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 8 हम लोग का है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल जो है यूनिट ऑफ लाइफ होता है। यूनिट मतलब एक इकाई होता है, मतलब जीवन जो है एक इकाई है। और अगर हम लोग बात करें कि इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे चैप्टर नंबर 8 पे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर कोई पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द सेल, सेल बोल दो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि वाल है, कोई भी वाल है, वाल का जो यूनिट क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर वाल का यूनिट ब्रिक होगा, तो ब्रिक से ही वो वाल बना हुआ है, तो ब्रिक उसका क्या हो गया? यूनिट हो गया। उसी तरह से हमारे बॉडी का या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो है यूनिट क्या हो सकती है? सेल। हमारे बॉडी का जो यूनिट है वो क्या होगा? सेल ही तो होगा। अब हम लोग कहते हैं व्हाट इज द सेल, सेल क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन हम लोग के सामने यही आता है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उनके फंडामेंटल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर जैसे कि हमारे बॉडी का फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या होता है? सेल होता है। और फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? वो भी सेल होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो सेल जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, वो इंडिपेंडेंट जी सकता है, मतलब वो अकेले ही रह सकता है। ऐसा नहीं है उसको किसी एक सेल को किसी मल्टीपल सेल की जरूरत पड़ती है, नहीं। जैसे कि हम लोगों के यहाँ एक सेल को दूसरे सेल की जरूरत पड़ती है, इवन एक आर्गन को दूसरे आर्गन की जरूरत पड़ती है। मतलब एक सेल दूसरे सेल की जरूरत, एक आर्गन दूसरे आर्गन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन कह रहा है कि अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे पैरामीशियम, अमीबा, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ये सब जो है ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। मतलब वो कहते हैं मैं अकेले रह लूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और ये अकेले ही क्या क्या काम करते हैं, जितना आप इतने बिलियन ऑफ सेल के साथ कर रहे हैं उतना वो अकेले कर लेती है। ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या क्या काम कर लेता है, ये परफॉर्म करता है उसको जीवित रहने के लिए। ऑल इसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ, मतलब उसको अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितने भी, मतलब 1, 2, 4, 10 जितने भी जरूरत पड़ेगी बाबू, उतने सारे काम को करेगा। मतलब इवन खाना, एक्सक्रीट करना, डाइजेशन करना, रिस्पायरेशन करना, एक्सक्रीशन करना, मतलब जितने भी जरूरत उसको पड़ेगी सारे वर्क को परफॉर्म कर देगा एक ही सेल से। इसीलिए कहा गया है Therefore anything less than complete cell, अगर किसी कंप्लीट सेल से अगर कुछ, मतलब मान लो हम एक सेल है, मान लीजिए एक सेल है, इस सेल में सारी चीजें पाई जा रही, अगर इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया निकाल लें तो क्या ये सेल रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। कोई दिमाग लगाए कि माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दे तो क्या ये सेल रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्या न्यूक्लियस निकाल दे तो क्या ये सेल रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब हम अगर एक सेल में से कोई भी कंपोनेंट बाहर निकाल लेते हैं तो क्या वही कह रहा है लेस देन ए कंप्लीट सेल। मतलब हम कंप्लीट सेल से भी अगर कुछ चीजों को कम करने की कोशिश करें और कहें ये जीवित रहेगा तो ये जीवित नहीं रहेगा। नेक्स्ट, जैसा कि हम लोग का वही चीज है, जैसे कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये जो होते हैं लेस देन ए कंप्लीट, तो ये जैसे कि इसमें ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अगर हम सेल ऑर्गेनल को, किसी भी सेल ऑर्गेनल को अगर निकाल लेते हैं, अब गोल्गी बॉडी से निकाल लिया जाएगा तो बताओ कैसे काम होगा, कैसे पैकेजिंग मटेरियल होगा? नहीं होगा। तो लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक इंडिपेंडेंट, ये जैसे कि आपका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जब हम माइक्रोस्कोप पे देखने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सब चीजें जैसे कि ये पैरामीशियम, ये युगलीना हो गया, ये पैरामीशियम हो गया, ये अमीबा हो गया, अमीबा है, ये युगलीना है, ये पैरामीशियम है, ये युगलीना है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब बात आती है सेल में साइंटिस्ट कौन कौन से थे। जो सेल की डिस्कवरी जब हुई थी तो इसमें साइंटिस्ट कौन कौन से थे और इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या था, मतलब इन क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रखे थे। तो हमारे एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक आते हैं, हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक, और इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल। लिविंग सेल को पहली बार किसी ने ऑब्जर्व किया था। किस पे ऑब्जर्व किया था? माइक्रोस्कोप पे रख करके सबसे पहली बार किसी ने ऑब्जर्व किया था। और उसमें लिविंग सेल, मतलब उन्होंने तालाब से पानी लिया, माइक्रोस्कोप पे रखा, उसमें देखा, वो लिविंग सेल उन्होंने पाया।
अच्छी बात है, उन्होंने लिविंग सेल पाया और उन्होंने उसमें देखा भी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ही नहीं होती है कि उन्होंने माइक्रोस्कोप पे रख करके लिविंग सेल को देखा। उसके बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस की खोज की थी। अब कहेंगे सर इसके पहले क्यों नहीं खोज किया था? इसका रोल है माइक्रोस्कोप को लेकर के। माइक्रोस्कोप ही इस चीज को मतलब खोज को बढ़ावा देता है। जैसे कि जब हम लोग माइक्रोस्कोप जैसे से इन्वेंट करते गए, जैसे हम लोग मतलब छोटी से छोटी चीजों को देखते गए, वैसे ही हम लोग जो है सेल की डिस्कवरी भी करते गए। तो इसीलिए यहाँ पे रोल ऑफ माइक्रोस्कोप आता है। रोल ऑफ माइक्रोस्कोप ये कहता है कि इन्वेंशन इज इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। मतलब कह रहा है जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ, जैसे जैसे माइक्रो इम्प्रूव होते गया और ये हेल्प करते गया साइंटिस्ट स्टडी ऑफ द सेल। साइंटिस्ट को हेल्प करते गया किसकी? स्टडी ऑफ द सेल। सेल के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में हेल्प करने लगा। वहीं अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बाबू जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आएगा तो इलेक्ट्रॉन को देखने का मतलब हम बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर को देखने लगे, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, छोटे छोटे स्ट्रक्चर को देखने लगे। रिवील द डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, मतलब ये जो है डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर को मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया है। तो मतलब हम दो टॉपिक इसमें कह सकते हैं कि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप इम्प्रूव हुआ, स्टडी में हेल्प मिलने लगी सेल की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया तो सबसे अच्छी बात हो गई और हमारे और ज्यादा इंटरनल डिटेल स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा। और अगर हम लोग बात करते हैं आगे टॉपिक को लेकर के, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है सेल थियरी। सेल थियरी क्या होती है? मतलब सेल को सेल ही कहा गया है, इस चीज की थियरी क्या थी? सेल को सेल कहा जा रहा है, इस चीज की थियरी क्या होगी? कैसे आप कहेंगे कि सेल है और किस बेसिस पे आप कहेंगे कि ये सेल है? तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है मैथिस स्क्लेडेन। बात है 1838 की। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है बॉटनी और दूसरा होता है, ठीक है ना, जूलॉजी। दूसरा होता है जूलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो जो बॉटनी से स्टडी करता है, बॉटनी मतलब स्टडी ऑफ द प्लांट, जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द एनिमल। तो जो प्लांट और एनिमल मतलब जो बॉटनिस्ट मतलब जो बॉटनी के बारे में स्टडी करता है, मतलब प्लांट के बारे में स्टडी करता है। तो स्टडी ये इन्होंने क्या किया, ढेर सारे प्लांट की स्टडी की, ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल देखे इन्होंने, और फिर इन्होंने दिस सेल फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द प्लांट्स, और इन्होंने कहा कि ये जो सेल हैं ये टिश्यू बनाते हैं। इनकी स्टेटमेंट को आप सुनिएगा, दिस सेल फ्रॉम द टिश्यू, और ये टिश्यू बनाते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के जो हैं माइक्रोस्कोप के बारे में देखें और उसके बारे में स्टडी किए और बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने देखा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, एक ही प्रकार के स्टडी नहीं किए, ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के पीछे भी लगाए हैं, बगल में भी देखो ये ट्रैकीड टाइप्स के देखे इन्होंने, अलग अलग माइक्रोस्कोप के बारे में अलग अलग मतलब स्ट्रक्चर को इन्होंने देखा। फिर आते हैं हमारे एक दूसरे साइंटिस्ट। दूसरे साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। देखिए सेल थियरी में दो साइंटिस्ट हैं, स्क्लेडिन एंड स्वान, और एक और है हमारे, ठीक है ना, रुडोल्फ वर्शो। तो दूसरे साइंटिस्ट थे वो 1893 में थे, थियो स्वार्डेन, थियोडोर स्वान। ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ये क्या थे? ये जर्मन जूलॉजिस्ट। इन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था डिफरेंट टाइप ऑफ द एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में स्टडी किया था? डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था। रिपोर्टेड दैट सेल हैव ए थिन आउटर लेयर। इन्होंने रिपोर्ट किया था कि जो सेल है, सेल के जो ये आउटर लेयर है ये कैसा है? थिन है। जैसे कि ये सेल है, सेल का ये आउटर लेयर कैसा है? थिन है। नाउ कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस जो थिन लेयर को उन्होंने क्या कहा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने इस थिन लेयर को क्या बोल दिया? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आल्सो कंट्रीब्यूट द सेल आर, और इन्होंने ये तो कहा ही कहा, ये तो किसके कहा है? एनिमल्स के लिए कहा। तो प्लांट्स के लिए क्या कहा इन्होंने कहा प्लांट्स, ये जो प्लांट है, प्लांट का जो आउटर लेयर होता है, प्लांट का जो आउटर लेयर होता है वो क्या होता है? सेल वॉल होता है। प्लांट का आउटर लेयर क्या होता है? सेल वॉल। तो इन्होंने क्या कहा था बाबू? इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि दीज सेल फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द प्लांट, मतलब ये जो सेल होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं। इन्होंने ये बताया था कि अलग अलग प्लांट के अलग अलग टिश्यू अलग अलग सेल से बने हुए हैं, ये उन्होंने बताया था। तो सेल का आउटर लेयर सेल वॉल से बना हुआ है, ये बात किसने बताया था? ये स्वान ने बताया।
और एनिमल का सेल वाल, जैसे कि ये प्लांट का है, प्लांट का जो आउटर लेयर है वो सेल वाल से बना हुआ है, और इन्होंने बताया एनिमल का जो आउटर लेयर है वो किससे बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दो चीजें इन्होंने बताई। और इन्होंने प्रपोज भी किया कि दैट द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट आर कंपोज द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल। मतलब इन्होंने कहा कि जितने भी एनिमल हैं चाहे प्लांट हैं वो सब जो है सेल से बने हुए हैं। प्लांट और एनिमल सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, और इनका प्रोडक्ट भी क्या होता है, सेल ही होता है। जैसे कि इन्होंने देखो यहाँ पे है न्यूक्लियस हो गया, सेल वाल हो गया, तो इन्होंने डिफरेंट टाइप्स की न्यूक्लियस और डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और चीज़ों के स्टडी किए थे, जूलॉजिस्ट थे। तो स्वेडिन और सॉन ने दोनों लोगों ने एक साथ मिलकर के फार्मूलेट किया थियरी। इन्होंने क्या कह दिया, इसी थियरी में इन्होंने कहा कि परपोज दैट, यहाँ पे लिख देंगे ऑल एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल। कुछ लोग कहते हैं कि तो यही जो दोनों लोगों की बातें जो थी दोनों को मिक्स करके बोला गया था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल थियरी। हाउएवर दिस, इन्होंने जितने दोनों लोगों ने मिल करके बताया, इन्होंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो सेल होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द सेल होता है। इन्होंने क्या कहा कि सेल जो होता है सेल का प्रोडक्ट, जैसे कि हम लोग क्या है, सेल के ही प्रोडक्ट हैं बाबू, बात समझो, हम लोग क्या है, सेल के ही प्रोडक्ट है। अब बताओ आम बनना होगा, मैंगो बनना होगा, तो मैंगो कैसे बनेगा, ऑटोमेटिक तो हवा में आ नहीं जाएगा। मैंगो बनने के लिए मैंगो की जरूरत पड़ेगी, तो मतलब किसी दूसरे सेल से ही तो उत्पन्न होगा वो। तो वही कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द सेल, मतलब सेल का प्रोडक्ट क्या होगा, सेल ही होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि तो वही कहा गया, बाकी इन्होंने ये नहीं बताया प्रोडक्ट ऑफ द सेल क्यों होगा। हाउएवर दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ द सेल आर फॉर्म। इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल कैसे बनेगा। प्रोडक्ट ऑफ द सेल तो हो रहा है, लेकिन इन्होंने कैसे सेल हो रहा है वो इन्होंने नहीं बताया। और स्वेडिन एंड स्वान ने फार्मूलेट किया था सेल थियरी फार्मूलेट सेल थियरी, यही कहा जाएगा, यही सेम है लास्ट वाला। द प्रपोज द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स की, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा ऑल एनिमल्स एंड प्लांट कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग चलें तो हमारे जो तीसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो, 1855 की बात है। इन्होंने बताया कि यही मेन है, यही इंपॉर्टेंट है थियरी। इन्होंने कहा था एक्सप्लेन द सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल जो होते हैं, एक्सप्लेन द सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल, मतलब कि जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं और नए सेल बनाते हैं। डिवाइड करना एक वर्ड इन्होंने बोल दिया। कौन सा वर्ड बोल दिया, डिवाइड। वो ये नहीं बता रहे थे कि कैसे सेल बन रहा है, ये बता दिए कि डिवाइड करके बन रहा है, बस डिफरेंस इतना है। वो कुछ नहीं बताएं, वो सिर्फ बताएं कि प्रोडक्ट ऑफ द सेल होगा, लेकिन कैसे होगा इस चीज को नहीं बताएं। तो ये कौन बताया, रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, क्या बताया कि सेल डिवाइड करेगा और न्यू सेल बनाएगा। हाउएवर न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब इन्होंने बताया कि कोई भी न्यू सेल अगर बनेगा तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगा। इसी थियरी को ही मॉडिफाई द स्क्लेडिन एंड स्वान हाइपोथेसिस एंड गिव द सेल थियरी इज द फाइनल फॉर्म। और इन्होंने इनकी थियरी को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके फाइनल फॉर्म दिया। द फेमस स्टेटमेंट है ओमनी सेलुला ई सेलुला। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब कहने का इसका मतलब क्या होता है, एवरी सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे कि नारा होता है ओमनी सेलुला ई सेलुला, जैसे बोलो देश छोड़ो, ठीक है ना, अंग्रेज देश छोड़ो, जैसे कि नारा है, उसी तरह से इसका भी नारा है ओमनी सेलुला ई सेलुला। जैसे कि ये देखो, जैसे कि हमारे एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस तरह से स्ट्रक्चर को दिखाया और उन्होंने बताया कि एवरी सेल जो होते हैं कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे कि ये देखो डाटर सेल बन रहा, न्यू सेल यहाँ पे देखिए बन रहा, तो ये न्यू सेल ऐसे हवा में थोड़ी ना बन जाएगा। इसके लिए पहले से देखो, ये पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल है, इसने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस फेज में जाकर के तब जाकर के टूट करके दो सेल बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक सेल हमेशा दूसरे सेल से ही निकलेगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगा, ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा। फिर मॉडर्न सेल थियरी क्या है, मॉडर्न सेल थियरी अगर कोई कह रहा है तो दो बातें इसमें बतानी होती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल। दूसरा पॉइंट बताना होगा कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये मॉडर्न सेल थियरी है।
ये दोनों पॉइंट बताना पड़ता है, दोनों पॉइंट अलग अलग बताना पड़ता है। यही हमारी क्या है, मॉडल सेल थियरी है। अब बताते हैं कि जो हम लोग अभी लोगों ने देखा है उनमें कौन कौन से साइंटिस्ट थे, कौन कौन से। तो पहले साइंटिस्ट थे हमारे मैथिस स्क्लेडिन, दूसरे थे थियोडोर सॉन। थियोडोर सॉन इन्होंने 1938 में आए थे। इन्होंने तो प्लांट है, देखो इन्होंने बताया प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ द सेल। बाबू ठीक है, इन्होंने बताया क्या कि प्लांट जो है सेल से बने होते हैं, और सेल अभी हमने कहा कि सेल जो है ढेर सारे डिफरेंट टाइप के टिश्यू जो है डिफरेंट टाइप्स के सेल से बने हुए हैं, वही बात है। और इन्होंने ये भी बताया कि प्लांट्स जो है किससे बने होते हैं, सेल। हालांकि थियोडोर सॉन भी बताए थे इन्होंने क्या बताया था कि एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ द सेल। इन्होंने बता दिया कि एनिमल, जैसे इन्होंने कहा प्लांट जो है सेल से बने होते हैं, इसी तरह से इन्होंने कहा एनिमल भी सेल से बने होते हैं। लेकिन ये साथ बताते बताते इन्होंने ये भी बताया था कि सेल का जो एनिमल का जो सेल होगा उसका आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और जो प्लांट का सेल होगा उसमें जो होगा आउटर लेयर क्या होगा, सेल वॉल होगा। सेल थियरी विथ स्क्लेडिन। और इन्होंने क्या दिया था, सेल थियरी भी दिया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल और प्लांट जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल होते हैं, और प्रोडक्ट भी उनका क्या होता है, सेल भी होता है। रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि सेल अराइज फ्रॉम द न्यू प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने एक वर्ड बोल दिया था डिवाइड, मतलब जो नए सेल बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, डिवाइड होकर के बन रहे हैं। ओवरव्यू ऑफ द सेल, सेल का ओवरव्यू क्या होता है, मतलब सेल कैसे दिखेगा और कैसे देखा जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑनियन सेल को देखते हैं, प्याज जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑनियन को कट करिए, उसको अच्छे से स्ट्रेन करके उसको माइक्रोस्कोप पे रख करके अगर देखिए तो हम लोग उसको देखेंगे कि सेल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के देखने के लिए मिल सकते हैं ऑनियन सेल। तो द हैज ए सेल वॉल एज द आउटर बाउंड्री, सेल वॉल जो है एक आउटर बाउंड्री है। जस्ट इनसाइड द सेल वॉल इज द सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, सेल मेम्ब्रेन का बना होता है। मतलब कि जैसे कि ये जैसे कि एक ओनियन का सेल है, तो इसके जो आउटर लेयर होता है जब माइक्रोस्कोप पे रख करके देखा गया तो आउटर लेयर जो होता है ये सेल वॉल का बना होता है, और इसके जस्ट मतलब एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसके जस्ट बाद होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या देखने को मिलता है, सेल वॉल देखने को मिलता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात अगर होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, तो उसी चीजों को लेकर के हम लोग देख रहे हैं। तो मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेल वॉल होता है इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल, कुछ लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जस्ट देखो इनसाइड ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल के जस्ट इनसाइड, जैसे कि ये सेल है तो ये जो है आउटर लेयर सेल वॉल है, इसके जस्ट इनर साइड में क्या पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों मिल करके प्रोटेक्टिव का काम करते हैं। ये किस में देखने को मिलेगा, प्लांट में देखने को मिलेगा। यही अगर ह्यूमन चीक की बात करें जिसमें हम एनिमल सेल की बात करते हैं, तो हैज सेल मेम्ब्रेन आज द आउटर डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वही डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि इसकी लिमिट, जैसे कि ह्यूमन चिक है, ये मान लेते हैं ह्यूमन का है, तो इसका जो आउटर लेयर होगा वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन ही होगा। क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। और इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। जैसे कि आप लोग ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर में ये जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ये सेल वॉल है, देखने को मिल रहा है, आउटर लेयर है। इसके बाद जस्ट इसके अंदर ये वाला जो लेयर आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये न्यूक्लियस है, और ये खाली जगह है जिसे वैक्यूल बोलते हैं। प्लांट में ही वैक्यूल पाया जाता है। और ह्यूमन चीक है, तो ह्यूमन चीक में अगर देखा जाए तो आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन है, जो कि इसमें क्या है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म। तो यही बताने की कोशिश की जा रही है, दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है और बताया जा रहा है। अगर हम न्यूक्लियस को लेकर के बात करते हैं कि न्यूक्लियस कैसा होता है इसका, तो न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मतलब ये जो न्यूक्लियस होता है, जैसे कि आपने देखा है ये जो न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है,
इस न्यूक्लियस की बात हो रही है। न्यूक्लियस जो है ये कैसा है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है बीच में वो गहरा है, गाढ़ा है स्ट्रक्चर है। किसमें डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यूकैरियोट। वो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस देखने के लिए ही नहीं मिलता है। तो जब भी हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो यूकैरियोटिक की ही बात कर रहे हैं। इसमें इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम जो होता है वो क्या कंटेन करता है, डीएनए। मतलब न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है। इस बात पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। फीचर क्या होता है किसका, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के पास जो होता है, जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास सबसे पहली बात है कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पहले एक आउटर लेयर पाया गया जिसे हम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। अब अगर प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट हुआ तो कहानी। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं। किसमें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मतलब कि जो सेल होता है इस सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वैक्यूल्स देखे हैं आप, क्लोरोप्लास्ट देखे हैं, ये सारे ऑर्गेनल्स देखने के लिए मिलते हैं। किसमें देखने को मिलते हैं, सेल में देखने को मिलते हैं। किसमें देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारी चीजें नहीं देखने मिलती। साइटोप्लाज्म की बात कर लें तो दोनों सेल में साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। राइबोसोम की बात कर लें तो चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों में ही राइबोसोम पाए जाते हैं। ये राइबोसोम ही एक ऐसा ऑर्गेनल है जो दोनों सेल में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म ही जो है दोनों सेल में पाया जाता है। बट अगर न्यूक्लियस की बात कर लें तो न्यूक्लियस में ना ही मेम्ब्रेन ऑर्गेनल पाया जाता है, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाया जाता है, और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक में। लेकिन यूकैरियोटिक में सारी चीजें पाई जाती हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ये है, वही स्ट्रक्चर है। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अगर देखा जाए तो ये डेंस है, इसके अंदर ये देखो क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम के अंदर ही क्या पाया जाता है, डीएनए कंटेन होता है। फीचर की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट एब्सेंट होता है। इसके अंदर जो होता है छोटे छोटे, देखो यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर लगाए गए हैं, तो वो सेल ऑर्गेनल्स हैं देखने के लिए। अब साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल, जैसे कि ये जो सेल है, ये जैसे कि आप दोनों सेल देख रहे हैं, ये यूकैरियोटिक सेल है, और ये जो हमारा है प्रोकैरियोटिक। इन दोनों के अंदर ये फ्लूइड जो भरा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। सेल का वॉल्यूम जो ऑक्युपाई करता है साइटोप्लाज्म जो है वही होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। मतलब कि ये जो सेल है इसका जो वॉल्यूम है, मतलब इसका जो पूरा, मतलब जैसे कि गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर हवा भरा हुआ है, तो हवा ऑक्युपाई कर रहा है, वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहा है। उसी तरह से सेल के अंदर जो उसका साइटोप्लाज्म है वही पूरे सेल को क्या कर रहा है, उस सेल की जगह को ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब उसको भर रहा है। तो कह सकते हैं कि प्रेजेंट ऑफ बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, मतलब ये दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, दोनों में ही ये क्या पाए जाएंगे, प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं, किसकी बात मैं कर रहा हूँ, साइटोप्लाज्म की बात कर रहा हूँ। साइटोप्लाज्म किन दो चीजों में प्रेजेंट होंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही प्रेजेंट होंगे। तो साइटोप्लाज्म है क्या, साइटोप्लाज्म इट इज द मेन एरना टू द सेलुलर एक्टिविटी, मतलब कोई भी सेलुलर एक्टिविटी करने के लिए ये क्या है, मेन एरना है। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म टू मेंटेन द सेल इन द लिव, मतलब इसमें ढेर सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं सेल को मेंटेन करने के लिए। किसको मेंटेन करने के लिए, सेल को मेंटेन करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे सब बॉडी के अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उसी तरह से सेल के अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें देखो छोटे छोटे डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, घुमावदार स्ट्रक्चर, जैसे कि इसी सेल के अंदर देखो, ये तो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, इस तरह से नहीं, लेकिन अगर यूकैरियोटिक मान लेते हैं, इतना बड़ा सा ये यूकैरियोटिक सेल है, ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में से छोटा सा यहीं पे लाइसोसोम देखने मिलेगा, गोल्गी बॉडी देखने, माइक्रो बॉडीज, वैक्यूल देखने मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक, माइटोकॉन्ड्रिया, और बीच में हमको क्या देखने मिलेगा, न्यूक्लियस। तो ये छोटे छोटे ये क्या है, ऑर्गन है। जैसे कि हमारे बॉडी में हार्ट है, स्टमक है, डिफरेंट टाइप्स के छोटे छोटे ऑर्गन हैं। उसी तरीके से जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल में छोटे छोटे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। और ये अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एटीपी बनाना, वही क्लोरोप्लास्ट का काम होता है कि उसको जो है मतलब जो फोटोसिंथेसिस करना, वैक्यूल्स का काम होता है डिपोजिट करना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है ना, फॉर्मेशन करने में हेल्प करना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम होता है फूड को
पैकेजिंग करने के लिए। तो जैसे कि इसमें जितने भी लोग हैं उन सबका अलग अलग एक काम है। लाइसोसोम जो होता है सुसाइडल बैग कहा जाता है, पूरे सेल को खा के खत्म कर सकता है लाइसोसोम। तो ये जो है अलग अलग काम है, किसके काम है? यूकैरियोटिक सेल के काम है बाबू। अब राइबोसोम क्या होता है? देखो जैसे कि मैंने कहा था राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर ये जो राइबोसोम है ये क्या है? बाबू राइबोसोम के आउटर लेयर पे अगर देखा जाए कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये राइबोसोम है, ये जो दिख रहा है आपको ना, ये राइबोसोम है, ये तो आपको बगल में दिख रहा है ये ऊपर, ये राइबोसोम है। ये राइबोसोम में अगर देखा जाए तो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट दोनों पाया जा रहा है। तो इसके चारों तरफ कोई स्ट्रक्चर नहीं घेरा हुआ, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ कोई स्ट्रक्चर देखा नहीं घेरा गया। तो ये एक राइबोसोम है, ये ऊपर मोटा नीचे दिख रहा है, लार्जर सब यूनिट स्मॉल है, मतलब ये ओवरऑल स्ट्रक्चर एक राइबोसोम है। और ये बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गन्स नहीं होता है, ये दोनों में पाया जाता है। पहला एक ऐसा सेल है जो दोनों में पाया जा रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जा रहा है, यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही पाया जा रहा है। इन यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम आर फाउंड, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम फाउंड होता है। इन साइटोप्लाज्म भी इसमें पाया जाता है, ईआर भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। मतलब कहने का क्या मतलब था कि जो राइबोसोम होता है अगर यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो साइटोप्लाज्म में, जैसे सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा ये इसमें भी जो होते हैं ऐसे राइबोसोम पाए जाएंगे। इसके अंदर जो ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो सेल ऑर्गेनल्स है, उसके ऊपर भी चिपका होता है आन। फिर कह रहा है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी हाउस जो प्रोड्यूस करता है उसके अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। वही क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस करता है उसके अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। मतलब कि सेल में तो पाया ही जा रहा है, सेल ऑर्गेनल में भी पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? राइबोसोम। जैसे कि ये डिफरेंट टाइप्स के राइबोसोम है, डिफरेंट जगह पे राइबोसोम लोकेटेड है। जैसे कि साइटोप्लाज्म में जो है राइबोसोम पाए जा रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाए जा रहे हैं, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट में भी देखो छोटे छोटे राइबोसोम पाए जा रहे हैं, वहीं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम पाए जा रहे हैं। मतलब राइबोसोम हर जगह पाए जा रहे हैं, इस बात पे भी आप लोग ध्यान दीजिए। सेंट्रोम्स क्या होते हैं? सेंट्रोम्स सिर्फ एनिमल्स में पाए जाते हैं। सिर्फ सेंट्रोम्स क्या होते हैं? ये भी एक सेल ऑर्गेनल्स हैं। ये सिर्फ किस में पाए जाते हैं? एनिमल्स में पाए जाते हैं। इट इज द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मतलब ये जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, हेल्प इन सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। कौन से हैं? ये जो आपको दिख रहा है ये सेंट्रोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स। ये देखो सेल डिवीजन में इसको खींच करके दूर कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम लोग कहते हैं कि ये जो सेंट्रोम्स होते हैं ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ये एनिमल्स में ही सिर्फ पाए जाते हैं, प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं। इस चीज को भी आप याद रखिए। आपने 9th में देखा होगा डिफरेंस। एक बार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस फिर से रिवीजन कर लीजिए आप लोग। सेल साइज ऑन एंड शेप की हम लोग बात करेंगे। सेल की देखो, सेल की साइज की अगर बात करें तो एग्जांपल ऑफ द सेल साइज जैसे कि माइकोप्लाज्मा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, आरबीसी हो गया, ऑस्ट्रिच ऑफ एग हो गया, नर्व सेल हो गया। ये जो डिफरेंट टाइप्स के आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेम दिख रहे हैं, इनकी जो साइज होती है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि स्मॉलेस्ट सेल जो होता है, माइक्रोप्लाज्मा जो है, एक स्मॉलेस्ट सेल भी कहा जाता है। अगर कोई कहे व्हाट इज, टेल मी द नेम ऑफ व्हाट इज स्मॉलेस्ट सेल, तो आप कहेंगे माइक्रोप्लाज्मा होता है। कोई पूछेगा कि उसका साइज कितना होता है, तो आप बताएंगे 0.3 माइक्रोमीटर होता है इन लेंथ। लेंथ में उसका कितना होगा? 0.3 माइक्रोमीटर। वहीं बैक्टीरिया का अगर बात किया कोई कह रहा है तो 3.5 माइक्रोमीटर होता है। वहीं अगर ह्यूमन आरबीसी की बात किया जाए तो 7 माइक्रोमीटर होता है इन डायामीटर। डायामीटर किसे कहते हैं? जो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? डायामीटर। ऑस्ट्रिच एग की अगर हम लोग बात करें तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, मतलब कि हम बहुत बड़ी, कि ऑस्ट्रिच का एग बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा। तो ये आइसोलेटेड है, ये लार्जेस्ट है, आइसोलेटेड भी है। नर्व सेल की अगर हम लोग बात करें तो हमारे ब्रेन में मैसेज पहुंचाने के लिए जो भी इन्वॉल्व होता है उसे नर्व सेल कहते हैं। और ये लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं है। लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में, लार्जेस्ट मतलब अरे ना, तो आप लोग समझते हैं। जैसे कि ये देखिए आरबीसी है, इसका शेप देख लीजिए, डब्ल्यूबीसी का ये देखिए, ये नर्व सेल यही है।
ये देखिए ट्राइकीड होता है, प्लांट में पाया जाता है। म्यूजोफिल भी ये किस में पाया जाता है? प्लांट। ठीक, सॉरी, ये डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे क्या है सेल देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि सेल के जो शेप होते हैं बाबू ना, वो अलग अलग हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप के सेल शेप हो सकते हैं, जैसे कि डिस्क शेप हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कोलमनार, क्यूबाइडल, थ्रेड लाइक, इरेगुलर। कह रहा है ये जो शेप है सेल के ये अलग अलग हो सकते हैं। रिलेटेड टू द फंक्शन इट्स परफॉर्म, मतलब किस तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि डिस्क शेप हो गया, जैसे कि दिख रहा है डिस्क शेप हो गया, क्यूबाइडल हो गया, पॉलीगोनल हो गया, थ्रेड लाइक हो गया, फिर कोलमनार हो गया, फिर इरेगुलर हो गया। तो डिस्क, तो ये जो एक कोलमनार मतलब कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, पॉलीगोनल स्ट्रक्चर हो गया, देखो ये थ्रेड लाइक हो गया, रेगुलर हो गया, अमीबा का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं फिक्स होता है, डब्ल्यूबीसी का भी कुछ नहीं होता है, क्यूबाइडल क्यूब लाइक हो गया। अब आते हैं हम लोग सबसे मेन टॉपिक जो हम लोगों का है, प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। कुछ लोग कहेंगे सर प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? देखो हम दोनों के बारे में लिखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब जितने लोगों को प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक नहीं पता है वो समझ लीजिए कि अगर कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है तो सीधे सीधे आप बताइए कि जिसके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उसे को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल सेल विदाउट वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। क्या कह रहा है? वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मतलब कि जिसके पास वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक को कौन रिप्रेजेंट करते हैं? तो बैक्टीरिया रिप्रेजेंट करता है, बीजीए, इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया को हम लोग बीजीए भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा को भी बोलते हैं। यहाँ पे पीपीएलओ मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को भी कहा जाता है। जैसे कि ये हमारा जो है डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं, जैसे कि कुछ यूकैरियोटिक सेल हैं, कुछ जो है प्रोकैरियोटिक, जिसमें कि बैक्टीरिया का पीपीएलओ का 0.1 माइक्रो, वायरस जो होते हैं ये सेल में नहीं आते हैं, ये नॉन लिविंग, ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। इनका जो साइज है 0.02 है, 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर है। तो ये कुछ सेल है, इनके साइज है। और ये जो यूकैरियोटिक सेल है, जनरल फीचर देख लेते हैं। सेल की जनरल फीचर क्या हो सकता है? जनरल फीचर जनरली स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक्स, मतलब ये यूकैरियोटिक से छोटे हो सकते हैं, ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो ए ग्रेट वेराइटी इन शेप एंड साइज, मतलब ये शेप और साइज में बहुत ज्यादा वेराइटी शो करते हैं। इनमें जो होता है सेल वॉल तो पाया जाता है अराउंड द सेल मेम्ब्रेन एंड मोस्ट प्रोकैरियोटिक, मतलब सारे के सारे प्रोकैरियोटिक्स में इनमें जो पाया ही जाता है। एक्सेप्शन की अगर बात करें, अपवाद की अगर हम लोग बात करें तो माइक्रोप्लाज्मा डू नॉट हैव सेल वॉल, मतलब किसी भी माइक्रोप्लाज्मा के पास सेल वॉल पाया ही नहीं जाता है। साइटोप्लाज्म इज ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, मतलब इसमें जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो कैसा होता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। कुछ लोग कहेंगे सर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स क्या होता है? बाबू सेमी फ्लूइड जो मैट्रिक्स होता है वही अगर हम लोग बात करें तो जिसकी हम लोग बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स का मतलब जिस पहले ही जो हम लोग बात किया कि उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसी को सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कहा जा रहा है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियस पूरी तरह से नहीं पाया जाएगा। जेनेटिक मटेरियल आज नॉट इनक्लोज बाई सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो किससे नहीं इनक्लोज होगा? सेल मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं होगा। ठीक है, किससे नहीं इनक्लोज होगा? सेल मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक, 4 बेसिक शेप है सेल के। क्लास जब आप सेकंड टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहीं पे, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहीं पे देखे थे। कोकाई, बैसिलस, स्पाइरल, वाइब्रम, रॉड शेप होगा तो बैसिलस ये रॉड शेप है, ठीक है ना। स्फेरिकल जो है कोकाई, और कॉमा शेप्ड वाइब्रो ये कॉमा शेप हो गया। फिर स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड। जेनेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं तो जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड होता है।
देयर मेन जेनेटिक मटेरियल यूजुअली सिंगुलर, मतलब इसकी जो प्रोकैरियोटिक की जो जेनेटिक मटेरियल होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो मेन जेनेटिक मटेरियल यूजुअली सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, मतलब इसका जो मेन जेनेटिक मटेरियल्स होता है उसके अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। इसी को हम लोग जीनोमिक क्रोमोसोम भी बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक डोंट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ये देखिए, इसके पास ये जो पाया जाता है इसे हम लोग जीनोमिक डीएनए कहते हैं, और ये देखिए एकदम जो पूरा फुल्ली सर्कुलर है इसे हम लोग प्लाज्मिड डीएनए भी बोलते हैं। तो इसमें आपको डीएनए दो तरीके से, एक जेनेटिकल मटेरियल होगा और एक प्लाज्मिड डीएनए होगा। प्लाज्मिड डीएनए का काम क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन में काम आता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, वेरी वेरी IMP, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। प्लाज्मिड ही जो होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाता है, ये यूनिक फीचर है। तो प्लाज्मिड डीएनए कैन आल्सो यूज्ड इन द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्लाज्मिड का बहुत जगह पे काम आता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए है। जैसे कि प्लाज्मिड क्या है, मेनी बैक्टीरिया आल्सो कंटेन स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, जैसे कि बहुत सारी बैक्टीरिया देखो यहाँ पे स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन रखता है, अदर देन जीनोमिक डीएनए, वो जीनोमिक डीएनए ये होता है। तो मेनी बैक्टीरिया आल्सो कंटेन स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, दिस आर कॉल्ड द प्लाज्मिक डीएनए, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। फंक्शन क्या हो सकता है इसका, फंक्शन, तो प्लाज्मिड कैन प्रोवाइड बैक्टीरिया, मतलब कि प्लाज्मिड कैन प्रोवाइड बैक्टीरिया विद सर्टन यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर, मतलब कि ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये बैक्टीरिया को एक यूनिक फीचर दे देता है। तो यूनिक फीचर का मतलब क्या होता है, मतलब एक विशेष फीचर मिल जाता है इनको। विशेष फीचर में जैसे कौन कौन से फीचर हो सकते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक ही नहीं काम कर रही है। दूसरा, ये बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। द प्लाज्मिड डीएनए कैन आल्सो यूज द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए, मतलब कि कोई अगर हम बाहरी डीएनए ला करके डाल दें तो प्लाज्मिड डीएनए उससे मिक्स होकर के एक नया डीएनए बना लेता है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है बैक्टीरिया, अपने कैरेक्टर को ही बदल देगा बैक्टीरिया। सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, तो सीधे बात कर दिया गया, प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए ही नहीं जाते, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल किस में पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे। राइबोसोम आर प्रेजेंट बिकॉज दे आर नॉन बाउंड मेम्ब्रेन, राइबोसोम जो होता है प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। प्रोकैरियोटिक सेल आल्सो कंटेन इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब होता है छोटे छोटे उसमें पत्थर टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने के मिल रहे हैं। विच आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यही जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, प्रोकैरियोटिक्स का। इसमें मीसोसोम पाया जाता है, इसमें जैसे कि ये सेल है तो सेल के मेम्ब्रेन से ऐसे एक्सटेंशन देखने के लिए मिलेगा, ये सेल वाल है, तो ये जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंशन देखने मिलता है, इसी को हम लोग मीसोसोम बोलते हैं। स्पेशलाइज डिफरेंट इनटू द फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, ये कह रहा है इसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और आगे डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। सेल इन्वेलप एंड मॉडिफिकेशन, सेल का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, कौन से सेल की मॉडिफिकेशन, प्रोकैरियोटिक सेल की मॉडिफिकेशन। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं स्पेशली बैक्टीरिया हैव द केमिकल कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप, मतलब इनकी जो आउटर लेयर होती है, जो ये आउटर लेयर होगी, यही जो आउटर लेयर है, ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे कॉम्प्लेक्स होता है, ये 3 लेयर में बने होते हैं। पहला लेयर होता है इनका ग्लाइकोलैक्स, और दूसरा लेयर इनका होता है सेल वाल, और एक तीसरा लेयर भी देखने के मिलेगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरा लेयर क्या है, सेल वाल, और पहला क्या है, ग्लाइकोलैक्स। तो मतलब आउटर से इनसाइड, मतलब 3 लेयर में बने होते हैं। कितने लेयर में प्रोकैरियोटिक होते हैं, 3 लेयर में। ऑल्दो ईच लेयर हैज द डिफरेंट फंक्शन, मतलब अलग अलग लेयर के अलग अलग काम है, ठीक है ना। दे एक्ट एज ए सिंगल, मतलब अगर इन तीनों की बात करें तो तीनों क्या करते हैं, एक साथ प्रोटेक्टिव का काम करते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे, ये जो है इसमें जो आउटर लेयर जो है ग्लाइकोलैक्स है, यहाँ पे देखिए ग्लाइकोलैक्स है आउटर लेयर। फिर ये लेयर जो हमारा है ये कैसा है, सेल वाल है। फिर इसके बाद वाला ये जो लेयर है, ये जो लेयर दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो इसको कट करके दिखाया गया है यहाँ पे, तो मतलब पहले ग्लाइकोलैक्स, और ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। मतलब ग्लाइकोलैक्स याद रखिएगा, सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये आउटर से इनसाइड है,
ग्लाइकोलेक्स जो होते हैं, जो बाहर वाले लेयर होता है, उसे दो तरह से देखने को मिल सकता है। आउटर मोस्ट सेल इनवलप, इट कंपोजिशन और थिकनेस वेरी अलोंग द बैक्टीरिया, जैसे कि स्लाइम लेयर, और एक होता है स्लिम लेयर होता है, जो लूज होता है और शीथ होता है, मतलब कि एक तरह से स्मूथ होता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। जो स्लाइम लेयर होता है, और जो कैप्सूल होता है थिक और टफ होता है। जैसे कि ये देखो, ये कैप्सूल है, ये थिक है मतलब मोटा है और टफ है, और ये थोड़ा सा जो स्लाइम लेयर होता है, ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं लूज होता है, लूज शीट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लूज शीट कौन होगा? स्लाइम लेयर। थिक एंड टफ कौन होगा? कैप्सूल। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मतलब कि जो ये लेयर होगा, आउटर लेयर हो सकता है। आउटर लेयर दो तरीके से हो सकता है, एक स्लाइम लेयर हो सकता है और एक क्या हो सकता है? कैप्सूल। तो आउटर लेयर ग्लाइकोलेक्स दो तरीके से हो सकते हैं। अगर वो थिन लूज शीट हुआ तो उसे हम लोग बोलेंगे स्लाइम लेयर, और अगर वो थिक और टफ हुआ तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैप्सूल। अगला टॉपिक हम लोगों का है सेल वॉल को लेकर के। कौन सा टॉपिक है? सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? लाई बिलो द ग्लाइकोलेक्स। अभी हमने कहा ग्लाइकोलेक्स के नीचे पाया जाता है। ये पूरे बैक्टीरिया सेल के शेप को बताता है, शेप को डिसाइड करता है। वहीं प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन? सेल वॉल। प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम, मतलब कि ये सेल वॉल ब्रस्ट मतलब फट जाने से बचाता है। इवन कोलैप्स मतलब आपस में चिपक जाने से भी बचाता है। मतलब दो तरह से सेल वॉल का काम होता है, तीन चार तरीके से। पहला शेप दिखाता है, मतलब उसका शेप कैसा रहेगा ये डिसाइड करता है। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, और दूसरा ये फटने से और उस आपस में कोलैप होने से। देखो, फटना मतलब फट जाना, कोलैप मतलब आपस में चिपक जाना, तो चिपकने और फटने से दोनों से बचाता है। वहीं तीसरे लेयर की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट बिलो इनसाइड द सेल वॉल। जैसे पहले ग्लाइकोलेक्स, फिर सेल वॉल, फिर क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब कि ये सेलेक्ट करके परमिएबल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो होता है, कोई भी मटेरियल के मामले में अगर ध्यान दिया जाए तो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली रिलेट करता है। स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द यूकैरियोटिक, मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है स्ट्रक्चरली सिमिलर किसके साथ होगा? यूकैरियोटिक साथ होगा। कुछ लोग कहेंगे सर जी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है? बाबू एकदम से सिंपल है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को समझना। जैसे कि बैक्टीरिया क्लासिफाई इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑन द डिफरेंस ऑफ द सेल इनवलप। जैसे कि हमने कहा था ना कि बाहर का होगा स्लाइम लेयर होगा तो वो लूज और शीत होगा, और अगर तो हार्ड होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल टफ होता है। तो वही कह रहा है कि बाहर के लेयर के बेसिस पे अगर देखा जाए तो सेल अगर ग्राम स्टेनिंग कोई गेन कर ले रहा है तो उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। जैसे कि आपने को कोई रोग हो गया तो उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव है, और रोग नहीं है तो उसको हम लोग नेगेटिव रिपोर्ट में आता है। तो कह रहा है ग्राम अगर स्टेन कोई ले रहा है कोई बैक्टीरिया अपने ऊपर, मतलब उसको सोख ले रहा है तो उसे ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। अगर वो नहीं सोख रहा है तो उसे हम लोग ग्राम निगेटिव बोलते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टेक अप द ग्राम स्टेन, मतलब जो ग्राम स्टेन को ले रहा है उसे हम लोग ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं ले पा रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्राम निगेटिव। डिफरेंस मेनली रिलेटेड टू डिफरेंस इन देयर सेल वेलप। ये क्यों सेल डिफरेंस देखने को मिल रहा है? क्योंकि इनके सेल वेलप में वो डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। कहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है? सेल इनवेलप में। इनवेलप मतलब बाहर का स्ट्रक्चर, जैसे शादी में इनवेलप लेके जाते हैं, मतलब ऊपर वाला लेयर। जैसे कि ये देखो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव देखो आउटर जो है थिक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है, तो ये देखो ग्राम स्टेन को लेकर के कलर चेंज कर दिया है, तो इसे हम लोग ग्राम पॉजिटिव बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने कलर को लिया ही नहीं, क्योंकि इसमें थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर था, तो थिन था तो इसने कलर ही नहीं आने दिया। मतलब जिसके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव को गेन कर लेता है, तो ढेर सारा जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन होगा वो थिक होगा और वो ग्राम पॉजिटिव को ले लेगा। जिसमें थिक मतलब थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर नहीं देखने मिलेगा, वो ग्राम पॉजिटिव को ले ही नहीं पाएगा। प्रोसेस है इसका, यहाँ पे अब देख लेते हैं। पहले आपको स्टेन डालना होता है, फिर आयोडीन सोल्यूशन, फिर एल्कोहल डाल करके, फिर सेफनिन डाल करके वॉश करना होता है। तो अगर डालेंगे तो अगर देखो कलर गेन कर लिया तो ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर आयोडीन सोल्यूशन जब डालेंगे तो जो ग्राम पॉजिटिव होगा वो अपने कलर का रहेगा, और जो ग्राम नेगेटिव रहेगा वो कलर अपना छोड़ देगा। अगर इसी पे सेफनिन डाल देंगे तो ग्राम पॉजिटिव अलग दिखेगा और सेफनिन नेगेटिव जो होगा वो अलग पिंक कलर का देखने को मिलेगा। मतलब पर्पल कलर का जो ग्राम पॉजिटिव और
ग्राम नेगेटिव जो हो गया कैसा हो गया, पिंक और रेड कलर का देखने को मिलेगा। ये प्रोसेस है कि हम इस प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे सर ये स्टेन आता है क्या, क्रिस्टल वायलेट कलर का आता है, स्टेन होता है, प्राइमरी स्टेन। अब अगला टॉपिक है मीसोसोम। अगर आप लोगों को याद होगा यही मीसोसोम की बात कर रहे थे। जैसे कि ये देखो सेल है, ये सेल है, सेल में देखो यहाँ पे फोल्डिंग है, देखो सेल मेम्ब्रेन से क्या है, फोल्डिंग है, आपसे बताए थे फोल्डिंग है। तो फोल्डिंग जो होते हैं इसी फोल्डिंग को हम लोग मीसोसोम बोलते हैं। किस में पाया जाता है, सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही पाया जाता है। किस में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट्स में। अब कह रहा है मीसोसोम, ए मीसोसोम इज द स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द एक्सटेंशन इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग मतलब इनफोल्डिंग से पाया जा रहा है। ये वेसिकल्स के फॉर्म में फोल्ड हो सकते हैं, ट्यूब के फॉर्म में फोल्ड हो सकते हैं, लैमिना के फॉर्म में फोल्ड हो सकते हैं। जैसे कि ये देखिए वेसल्स मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ट्यूब मतलब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ये देखो लैमिना मतलब इस साइड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मतलब अलग अलग तरीके से इनफोल्डिंग हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इनफोल्डिंग जो है एक ही तरीके से हो। देखो यहाँ पे इनफोल्डिंग हो चुका है। अब ये बहुत सारे काम करता है बाबू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन ये पूरे सेल वॉल को बनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना मीसोसोम का। डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। ये डॉटर सेल जब एक सेल से दूसरे सेल में डिवाइड होगा तो डॉटर सेल को क्रोमोसोम कैसे मिलना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल में हेल्प करता है। सांस लेने में हेल्प करता है, इस बैक्टीरिया को निकालने में कुछ चीजों को हेल्प करेगा, इसकी वजह से निकाला नहीं जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इससे बढ़ जाता है। से इंक्रीज ऑफ द एंजाइमिक कंटेंट, मतलब यहाँ पे एंजाइम भी होते हैं और उसकी एक्टिविटी को भी ये इंक्रीज करता है। तो मीसोसोम। और एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा क्रोमेटोफोर। तो ये जो एक्सटेंशन है इसी के पास अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, मतलब पिगमेंट पाया जा रहा है, पिगमेंट देखो पिगमेंट इन द क्रोमेटोफोर, मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट जो है यूकैरियोटिक में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट पाया जाता है, लेकिन इसमें क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट पाया जा रहा है। किसमें पाया जा रहा है, क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट पाया जा रहा है। ये जो क्रोमोप्लास्ट जो पिगमेंट है, जो देखो अगर मीसोसोम में पिगमेंट पाया जाएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, क्रोमेटोफोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमेटोफोर। मीसोसोम में अगर हम लोग क्या पाया जाएगा, पिगमेंट पाया जाने लगेगा तो मीसोसोम कन्वर्ट किस में हो जाएगा, क्रोमेटोफोर में। देखो लिखा हुआ दे मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इन द साइटोप्लाज्म कंटेन द पिगमेंट। देखो क्रोमेटोफोर द फाउंड इन द सम प्रोकैरियोटिक सच एज द साइनोबैक्टीरिया दे मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कंटेन पिगमेंट। मतलब क्रोमेटोफोर के अंदर पिगमेंट पाया जाता है। बैक्टीरिया की सरफेस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। मतलब बैक्टीरिया की सरफेस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, बैक्टीरिया दो तरीके से होती है, मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है। मोटाइल मतलब जो चल सकता है और नॉन मोटाइल मतलब जो नहीं चल सकता है। अगर चल पाएगा तो उसके पास क्या पाया जाएगा, फ्लैजेला पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, फ्लैजेला। मतलब इसकी मोटाइल स्ट्रक्चर के लिए तीन इन्वॉल्व होते हैं, फ्लैजेला, फिम्ब्रिया, फिलामेंट्स। तीन तरीके से, पिलाई और जो होता है देखो पहला फ्लैजेला, पिलाई और तीसरा जो देखने को मिलेगा दूसरा जो है पीली और तीसरा जो होता है फिम्ब्रिया। तो ये फ्लैजेला और पीली और फिम्ब्रिया तीन तरीके से इसके बैक्टीरिया सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं। तो देखो जो फ्लैजेला होता है ये थिन लेयर होता है, फिलामेंटल एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड द फ्लैजेला। जैसे कुछ कहेंगे सर ये क्या है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में थिन पतला सा ये जो एक्सटेंशन आपको दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैजेला। इसके तीन पार्ट देखने को मिलते हैं, पहला फिलामेंट्स, हुक और तीसरा बेसल बॉडी। जैसे कि ये आपका फिलामेंट है और ये जो आपका दिख रहा है ये हुक है और ये जो है आपका बेसल बॉडी है। ये तीन अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल सकते हैं। देखो फिलामेंट लॉन्गेस्ट पार्ट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस आउटवर्ड, मतलब सेल सरफेस से बाहर की तरफ फैला हुआ। हुक कनेक्ट द फिलामेंट एंड बेसल बॉडी, मतलब बीच में पाया जा रहा है। बेसल बॉडी डायरेक्टली ये सेल से एंकर करने का काम करता है। तो कह रहा है बैक्टीरिया सेल डिफर फ्रॉम द नंबर अरेंज इन द फ्लैजेला, मतलब बैक्टीरिया सेल में जो फ्लैजेला होती है वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग नंबर्स में पाए जा सकते हैं। तो ये जो होता है PLI, पीले क्या होता है, ये एक इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मतलब एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, मेड ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन, ये किससे बना होता है, एक स्पेशल प्रोटीन से बना होता है। डू नॉट हेल्प इन मोटेलिटी, ये मोटेलिटी में हेल्प नहीं करता है, मतलब ये मूव करने में नहीं हेल्प करता कि जैसे दूसरी जगह से मूव करेगा। ये एक स्पेशल प्रोटीन का बना होता है
ये इलांगेटेड ट्यूब होता है, ये डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करता है। याद आप ध्यान रखिएगा, ये किस में हेल्प करेगा? डीएनए। कुछ कहेंगे पिलाई क्या? देखो बाबू ये है ना, ये देखो एक है, ये जो पीली होता है इसे पिलस भी बोला जाता है, इसे सेक्स पिलस भी बोला जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक डीएनए, जैसे कि इसमें डीएनए इसमें डीएनए है, तो ये दोनों आपस में पिलाई के थ्रू जुड़ गए हैं और ये डीएनए को एक से दूसरे में क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो फिम्ब्री क्या होता है? फिम्ब्री जो होता है कि एक जो होता है इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं, स्मॉल, ठीक है ना, ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स इस पे होते हैं और ये प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द बैक्टीरिया सेल डू नॉट हेल्प इन द मोटेलिटी। ये मोटेलिटी में हेल्प नहीं करते हैं, ना ही ये मोटेलिटी में हेल्प करते हैं, ना ही ये मोटेलिटी में हेल्प करते हैं। तो कौन हेल्प करता है? ये क्या करते हैं? ये अटैचमेंट करते हैं, मतलब जैसे रॉक से जुड़ना हो गया और किसी दूसरे होस्ट बॉडी से जुड़ना हो गया तो उससे जुड़ने में हेल्प करते हैं। देखो टू स्ट्रीम, तैरने में भी हेल्प, रॉक इन स्ट्रीम, और होस्ट से टिश्यू, मतलब ये होस्ट टिश्यू में अटैचमेंट, रॉक में अटैचमेंट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब ये अगला टॉपिक आ गया राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, मतलब प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? अगर राइबोसोम की अगर हम लोग बात करें तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जनरली जुड़ा होता है, एसोसिएटेड होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम जो होता है यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होगा? जनरली जुड़ा होगा। इसकी साइज की बात कर लेते हैं तो इतना नैनोमीटर होता है, 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। इसके दो यूनिट पाए जाते हैं, एक 50s होता है, एक 30s होता है। इनको ये मैथमेटिकल ऐड मत करिएगा, मैथमेटिकल ऐड करेंगे तो 50 + 30 कितना हो जाएगा? 80। लेकिन आया कितना? 70। ये एस मतलब होता है सेडबर्ग, लिख लीजिएगा, एस का मतलब क्या होता है? सेडबर्ग। सेडबर्ग जो होता है यूनिट है, जैसे आपका किलोग्राम होता है, किलोग्राम में आप क्या करते हैं? मास को मेजर करते हैं। उसी तरह से राइबोसोम को मेजर करने के लिए उसकी एक अलग यूनिट आती है, एक अलग तराजू आता है जिसे हम लोग सेडबर्ग बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जैसे कि ये राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक्स का, ये जो होता है 50s होता है और ये क्या होता है? 30s। तो राइबोसोम, ईच राइबोसोम है 2 सब यूनिट, 50s और 30s, दोनों मिलकर के 70s बनाते हैं। देखो 15 इस तरह से है, 20 इस तरफ से है। इसमें देखो राइबोसोम जो है क्या है? मेम्ब्रेन से अटैचड है। फंक्शन क्या है इनका? प्रोटीन सिंथेसिस करना, mRNA से जो है प्रोटीन बनाना। दो तरीके से इनका फंक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो वही है फंक्शन, राइबोसोम आर द साइट ऑफ द प्रोटीन फॉर सिंथेसिस एंड mRNA इनटू प्रोटीन। पॉलीराइबोसोम क्या होता है और पॉलीसोम क्या होता है? जिस सेब्रल राइबोसोम में अटैच टू 1 mRNA मॉलिक्यूल, जब एक RNA मॉलिक्यूल से ढेर सारे राइबोसोम अटैच हो जाएंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीराइबोसोम, ठीक है। और जब राइबोसोम ऑफ द पॉलीराइबोसोम ट्रांसफर द सेम mRNA इनटू द प्रोटीन, mRNA से क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता, ट्रांसलेट था। जैसे कि ये देखिए, ये जैसे कि है ना, ये एक राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, ये बीच में क्या है? mRNA। तो ये क्या स्ट्रक्चर बन गया? पॉलीराइबोसोम। ये देखो, अब इसमें देखो पॉलीराइबोसोम, और ये किस पे बने हुए? mRNA। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। अब इंक्लूजन बॉडी एक टॉपिक हम लोग को देखने मिले। इंक्लूजन बॉडी जो होता है ये प्रोकैरियोटिक रिजर्व द फूड मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म एज द इंक्लूजन बॉडी, मतलब फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। ये क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं इंक्लूजन बॉडी। दे आर नॉट सराउंडेड बाई, इसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये से फ्रीली साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। कुछ अलग प्रकार के इंक्लूजन बॉडी पाए जाते हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रेनुल्स, साइनोफॉस्फीन ग्रेनुल्स, ग्लाइकोजीन ग्रेनुल्स, और ये सारे 3 तरह से देखने को मिलेंगे। जैसे इंक्लूजन बॉडी में देखो वही सेम स्टेटमेंट है, दे आर नॉट सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाई द फ्री इन द साइटोप्लाज्म। एग्जांपल फॉस्फेट ग्रेनुल्स, साइनोफॉस्फीन ग्रेनुल्स और ग्लाइको ग्रेनुल्स। गैस वैक्यूल्स क्या होता है? जैसे कि खाली जगह, देखिए यहाँ पे है सेल बैक्टीरिया है, इसके अंदर देखिए खाली खाली जो वैक्यूल्स पाए जा रहे हैं, इसमें गैस भरा हुआ है, इसे हम लोग गैस वैक्यूल्स बोलते हैं। गैस वैक्यूल्स किस में पाया जाता है? ब्लू ग्रीन फास्फो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम पाया जाता है, पर्पल फोटोसिंथेसिस बैक्टीरियम पाया जाता है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम। ये तीनों डिफरेंट टाइप्स के जो है बैक्टीरिया हैं, इन तीनों बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? गैस वैक्यूल्स पाया जाता है। थैंक यू एवरीवन। हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 2 जब हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, मतलब हम एज सून एज जैसे पॉसिबल होता है हम लोग इसके बाद जो है हमारा यहाँ तक प्रोकैरियोटिक सेल खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग का पार्ट 2 होगा और पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे जो हम लोग का यूकैरियोटिक्स होगा। यूकैरियोटिक्स, अगर इसमें कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश किया हूँ कोई डाउट आप कर रहे हैं ना। और नेक्स्ट वीडियो जो है एज सून एज
नेक्स्ट डे हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट डे मीन्स डे आफ्टर टुमारो, मतलब कि आज ये वीडियो हो जा रहा है, कल नहीं परसों जो है हम लोग का फ्राइडे है, रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन के दिन नेक्स्ट वीडियो हम लोग का रहेगा, वही समय 10 o'clock। थैंक यू।